चलिए शरद जी, कैसे हैं आप? वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी। मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत बढ़िया अब इसलिए भी हूँ क्योंकि अब आपसे बातचीत हो रही है सोमवार की शाम। मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोहिणी की जो मुस्कुराहट है इतनी कमाल की है। इट्स कंटेजियस, द वेल, एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद, आई एम सॉरी, आई एम कॉलिंग यू शरद अगेन अगेन। अंजुम है आपका नाम, लेकिन एक नई आइडेंटिटी दे दी है इस शो ने आपको। आपके साथ बहुत हो रहा है कि लोग आपको शरद बुला रहे हैं या शुक्ला जी कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मतलब शुक्ला भैया, शुक्ला जी, शरद भैया, ये तो मतलब एक लगातार यही चल रहा है अभी इतने दिनों से। मैसेजेस में यहाँ वहाँ लोग मजा ले रहे हैं। आई थिंक उनको मजा आ रहा है ये बोलने में कि हाँ, शुक्ला भैया, शुक्ला भैया। उनको बोलने में मजा आ रहा है, तो अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। congratulations on the super success of the show. मैं आपको सीजन 1 में ले जाना चाहती हूँ। पर इंटरेस्टिंगली इन द लास्ट एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीजन मुझे याद है आई वाज वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जब लॉन्च हुआ सीजन 2 का हमने बात भी की थी, और तब मैंने आपसे पूछा कि आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी कि शरद शुक्ला के साथ क्या होता है इस सीजन में। एंड आई थिंक दैट व्हेन आई वेंट इनटू द सीजन मुझे लगा कि ओह, दिस गाय इज रियली गोना टेक ओवर मिर्जापुर। लेकिन ऑनेस्टली आपके किरदार को 2 बड़े मौके दिए गए हैं, और दोनों मौकों को उन्होंने एक अलग तरीके से खेला। इट वाज सो इंटरेस्टिंग। वाज दैट जैसे सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए भी? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज ये आसान हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। जैसे कौन से दो मौके, अगर आप मुझे बताएं तो मैं फिर एक, उसके जब बारे में। मुन्ना आता है रतिशंकर शुक्ला जी के फ्यूनरल पर, और वो जौनपुर टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। आई एक्सपेक्टेड अ फाइट बट यू डिडंट गिव हिम अ फाइट, व्हिच आई थॉट वाज सुपर इंटरेस्टिंग। और दूसरा मौका ऑफ कोर्स जब आखिरकार कालीन भैया को मारने का मौका मिला, और ये तो मैंने अपने इंस्टा पे भी कहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से ज्यादा आज लोग पूछ रहे हैं कि शरद शुक्ला ने कालीन भैया को क्यों बचाया। बताओ, ये सारी थिंकिंग सब कुछ रिवील करो आज। तो बहुत जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब जिसका हाथ है, जिसका योगदान है, वो पहले तो है पुनीत, जी हाँ। जिन्होंने लिखा है। उसके बाद गुरु, क्योंकि गुरु मतलब पुनीत जी ऑब्वियसली वहां पे होते थे सेट पे, और एज अ क्रिएटर और एज अ डिक्शन कोच और ये सारी चीजें वो एकदम सोल बन के वहां पे एकदम विराजमान रहते थे गुरु के साथ। और उससे बहुत ज्यादा मदद भी होती थी। लेकिन गुरु ने हमेशा और मैंने हमेशा हमने एक चॉइस को अलग करने की कोशिश की कि शरद को मतलब स्पेशली सीजन 2 में वो अब आ रहा है। जी हाँ। और ऑलरेडी हम जिन कुछ कैरेक्टर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, मुन्ना हो या गुड्डू हो या कालीन भैया हो, और अब शायद हम करीब करीब ये जानते हैं कि वो लोग कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये हमें अब बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि सीजन 1 में हमने काफी कुछ देख लिया है। देख लिया। जी हाँ। तो अब अगर उनके बीच में उतनी ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उसी दुनिया में हम प्लेस करते हैं, जी हाँ। तो उसको बहुत अलग होना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ी चॉइस थी। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा अच्छा, ये पेपर पे भी ये जो पूरा सीन था जब मुन्ना अपने पूरे ऑन्टोराज के साथ आता है और उसका बहुत बिल्डअप है। मतलब एपिसोड 1 के एंड में ही आपको पता चल जाता है जब अखंडा, बाबूजी और मुन्ना बात कर रहे हैं कि जौनपुर की गद्दी खाली है, सुना है उनके लड़के हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, जी हाँ। तो बात पार कर सकते हैं, लेकिन वो गद्दी को पा लेना चाहिए। मुन्ना प्लान कर लेता है जाने का, तो वहीं से उसका बिल्डअप बन गया था कि अब तो कुछ होने वाला है, अब तो कुछ होने वाला है। सो ये चॉइस गुरु की तरफ से थी कि इसको ऐसे प्ले करते हैं कि वो लगे कि हाँ कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन इसी समय पहली बार पता चलेगा कि यार ये आदमी ईगो से काम नहीं करता है, ये आदमी समय लेता है सोचने के लिए। और ये अंदर से भले ही मतलब उस पूरे सीक्वेंस में अंदर से भले ही वो थोड़ा मतलब डर है उसको कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि यार मैं अपनी सोच पे और अपनी अप्रोच पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। और जो जो जैसे, और तब तक शायद वो मुन्ना को समझ गया है कि वो कैसा इंसान है। उसे अटेंशन चाहिए, उसे उसे चाहिए कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। नहीं तो वो, अगर आप ये चीजें दे देंगे तो मुन्ना से उसको टैकल करना बहुत ही आसान है। और ये चीज कहीं ना कहीं शरद को पता थी, इसीलिए। और जैसे जैसे वो सीन एक के बाद प्ले आउट होता है, हमें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी लेयर पता चलती है
कि वो आदमी आता है उसको बोलने कि मुन्ना भैया आ गए। अब अगर आप मुन्ना भैया को रोक देंगे तो मुन्ना भैया दरवाजा तोड़ देंगे जी हाँ, और कुछ बवाल, जी और फिर ये होगा वो होगा। और शरद वैसा इंसान ही नहीं है जिसको जिसको किसी भी चीज को करने के लिए वो किसी को मारना चाहे या एक बवाल करना चाहे। उसका पर उसको बवाल लगता करने है का कि ये जो बात है कि शरद एजुकेटेड आदमी है, यू नो, एंड आई थिंक इसका बहुत कैसे कहते हैं सदुपयोग हुआ होगा, क्योंकि एक एजुकेटेड या एक थिंकिंग माइंड जो है वो हमेशा सिचुएशन डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स ऑल्सो वियर्ड बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि आप मुन्ना भैया को जानते हैं, आपको शायद या आपके किरदार को शायद पता था कि मुझे इसको मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को मारेगा। करेक्ट। तो बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही है। दूसरा, सीजन 1 में, अच्छा ये एक ऐसा इंसान है जो इस दुनिया में पला बड़ा है, जी इसको लेकिन कुछ चाहिए नहीं, इसको ना गद्दी चाहिए। ये बहुत ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कि जब कोई चीज आपको नहीं चाहिए होती है ना, तो आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी आती है उस चीज को लेके, आप थोड़ा इमोशन से हट के उसके बारे में सोच पाते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल लाइफ में ऐसा ही होता है कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत डेस्परेट हैं आप, सो यू माइट गेट लिटिल इम्पल्सिव, और फिर आप जो जिस तरह से सोचना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इमोशन इन्वॉल्व इन इट। बट बिल्कुल द मोमेंट यू डिटैच, थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाए, तो आप सही तरह से सोच पाते हैं उस चीज को लेके। you'll kind of think about certain। स्ट्रेटेजाइज होगी, प्लानिंग होगी। करेक्ट। सो सीजन 1 में भी वो अपने जब गाड़ी के जो सीन में वो अपने जब पिताजी से बात कर रहा है, तो वो कहता है कि यार इससे अच्छा तो आप गोली मार दिए होते। सो ही डजंट लाइक वो कुछ भी चीज करने में, वो बच्चा नहीं है। मतलब ही इज नॉट हैविंग फन विद ऑल दिस, दिस इज अ जॉब, ही इज डूइंग इट, कि अच्छा ये जरूरी है क्लिनिकली तो इसको करना चाहिए, उस तरह का आदमी है। तो कमिंग बैक टू दिस सीन, तो वहां पे वो आते हैं, एंड जब बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब लगातार मेरे गुरु से इस बारे में बात हो रही थी कि यार जब वो पूरा वॉक है, जब वो चलते हुए जाता है मुन्ना के पास, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ही इज लाइक, वो लंबे लंबे मोनोलॉग हैं जो उसके दिमाग में चल रहे हैं। चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई कुड सी पचास दैट। हजार या 50,000 चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं कि, एंड ही इज थिंक, वो पहले से स्ट्रेटेजाइज नहीं करके बैठा, वो पॉइंट बाय पॉइंट देखते देखते कर रहा है कि वो नीचे आया, अच्छा ठीक है, वो गाड़ी में आ तो गया है लेकिन वो उतर नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। सबको बोल दिया कि रुक जाइए कोई नहीं आएगा, वहां जाता है, खड़ा होता है, फिर मुन्ना आता है, एंड ही इज ऑब्जर्विंग हिम, ही इज ऑब्जर्विंग हिज पीपल, एवरीथिंग इज ऑब्जर्विंग, एंड ही लेट्स हिम स्टार्ट कि बिल्कुल अच्छा आप बोलिए। और वो बोलता है बोलता है बोलता है, फिर वो एक ही चीज बोलता है, ही फाइंड्स हिज पॉइंट कि अच्छा दिस इज व्हाट ही वांट्स, ओके, एंड ही सेज वेरी कामली कि जब गोलियां चलेंगी ही नहीं तो लोग निपटेंगे गाय। फाइन। सो आई थिंक दैट वाज द टर्न व्हेन यू एक्चुअली सी कि अरे यार ये तो कुछ अलग ही दिशा में ले गया सारी चीजें। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। या अब हम बात करेंगे ऑफ द बिगेस्ट चॉइस जिसके ऊपर सीजन 2 खत्म हुआ है। आपके पास मौका था कालीन भैया को मारने का, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, एंड आई एम श्योर ऑडियंसेस ये पूछना चाहती हैं व्हाई डू यू थिंक ऐसे नहीं हुआ। मैं, आप राइटर नहीं है शो के, तो अनफेयर होगा आपसे पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन अपने मन में भी एक एक्टर का सवाल होता है ना कि मौका तो था तो क्यों नहीं किया, आपने पूछा राइटर्स से। मैं बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं उस डिलेमा से, पता है मिर्जापुर में एक बहुत कमाल की चीज ये हुई है कि जब, आई थिंक इसीलिए लोग उसको इतना पसंद भी कर रहे हैं, कि जिस समय शरद एक सीन में है और उसका अगर कोई डिलेमा है, तो मैं भी उसी डिलेमा में हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आगे का पता चल गया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैंने सीन तो पढ़े हुए हैं, पूरे की पूरी सीरीज मैंने पढ़ी हुई है, पूरा सीजन वो क्या करेगा, लेकिन उस समय जब मैं वो सीन प्ले कर रहा हूं, मेरे अंदर भी वही डिलेमा है। हम्म, अगर आपको ये लगता है कि इज देयर बॉन्डिंग बिटवीन शरद एंड मुन्ना, जी तो हाँ। मैं भी वही सोच रहा हूं उस समय कि हाँ यार कुछ तो है, मुझे ये आदमी तो पसंद है, लेकिन काश मैं इसे किसी दूसरे एक यूनिवर्स में या एक दूसरी सिचुएशन में मिला होता, मिल सकता हूँ, बिल्कुल मिल बिल्कुल। सकता था, तो कुछ अलग जिंदगी होती है, एक अलग दुनिया होती है। लेकिन क्योंकि हम इस सिचुएशन में मिले हैं जहां पे मुझे एक चीज चाहिए और मैं इस तरह से सोचता हूं, तो मेरा जो रास्ता है वो ये है। तो बिल्कुल। वो डिलेमा हमेशा कॉन्स्टेंटली जो दिख रहा है वो है भी। हम्म। तो ऐसे ही जब हम आखिरी के सीन में क्लाइमैक्स जब हम शूट कर रहे थे, तो आई वाज, वो जो एक डिलेमा है,
जब वो गन उठाता है और वो सोचता है, अच्छा वो पहले खड़ा हुआ है और देख रहा है क्यों, बिकॉज ही हैज पिच्ड बोथ ऑफ देम अगेंस्ट ईच अदर, और अब वो वहां पे पहुंचा है देखने के लिए कि देखता हूँ आउटकम क्या होगा, और उसके बाद आई विल डू द नीडफुल इफ, देखते हैं क्या होगा उसके बाद। he had no idea कि गुड्डू and गोलू will also appear there. He had no idea. But there is a point when he sees कि यार मुन्ना और अखंडा तो एक दूसरे से मिल गए, and that is when he realizes कि शायद अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूंगा, and he takes that gun out and he's trying to take that shot and something happens. Now the moment गुड्डू and गोलू comes, जो भी चीजें हो रही हैं, ये डिलेमा मेरा भी था। मैंने गुरु से लगातार उस समय, मुझे याद है मैंने बात की कि यार ये क्या करेगा अब, मतलब क्या, is he taking a shot to मुन्ना or to अखंडा and all that. So everything I was also going through the same thing. So फिर हमारी बातें हुई कि नहीं, वो डिलेमा करेक्ट है, वो होना भी चाहिए, लेकिन अब उसको लगेगा कि यार ये चीज मुझे करनी है। एंड द मोमेंट गुड्डू कम्स, हिज प्लान इज gone out, what he has thought, जो उसने सोचा था वो अब नहीं हो रहा है। So he's taking time again, he's taking time in thinking कि क्या करना है। और वो कई लोगों का जैसे ये कहना था कि यार वो आया क्यों नहीं और उसने मारा क्यों नहीं। अब उसने इस बार ये सोच लिया था कि पिछली बार जब हम गए थे बार में गुड्डू को मारने, तो गलती हुई थी कि खुद को आगे कर दिया। तो अब खुद को आगे नहीं करना है। नहीं करना। तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग, बिकॉज नाउ आई थिंक दैट्स आल्सो, अब सीजन 3 का ज्यादा इंतजार रहेगा, बिकॉज आई थिंक अब जो फैंस हैं शुक्ला जी के, वो अब सीजन 3 में अभी भी गद्दी किसी की भी हो सकती है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, मिर्जापुर एक ऐसी जगह है जहां पर अल्टीमेटली हर किसी को गद्दी चाहिए, तो चाहे वो गुड्डू हो चाहे वो गोलू हो। एंड आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट गुड्डू और गोलू के बीच में एट सम पॉइंट, आई डोंट नो, मैं गेस कर रही हूँ या मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, गुड्डू और गोलू के बीच में भी एक फाइट होगा। लेट्स सी अगर ये होता है सीजन 3 में। और कालिम भैया तो है ही, लेकिन शुक्ला जी का भी इंतजार। लेट मी टेक यू बैक अंजुम टू वन अनदर सीन जो आई थिंक मेरे इस शो का फेवरेट सीन है, और वो है वाइन वाला सीन। पता है क्यों? क्योंकि ये वाइन को लेके जितनी, क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू यूज अ हार्श वर्ड, लेकिन जितना भी ये जो होता है, एक बवाल जो मचाया जाता है, जो वाइन ड्रिंकर्स होते हैं वो अपने आप को पता नहीं तुर्रम खां समझते हैं, अलग है। अलग है। मुझे जानना है कि ओरिजिनली एज अंजुम, क्या तुम्हें भी वाइन से शौक है खां, या फिर आपको इसके लिए सीखना पड़ा ताकि आप किसी को सिखा पाए? टेल मी दैट सीन यार, इस सीन के बारे में बताओ। वैसे मुझे पर्सनली तो वाइन बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने कभी पी भी नहीं है। मुझे तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगी, मुझे जब पता चला ना कि ये वाइन पीता है तो मैं तो थोड़ा ऐसा सा हो गया कि यार वाइन क्यों पीता है ये। वाइन कौन पीता है, वाइन क्यों पीना है, मैं नहीं पीऊंगा। हाँ मतलब मेरा पता कि वाइन क्यों पी रहे हैं यार, मतलब वाइन में मतलब एक आपको लगता है कि नहीं यार वाइन कैसे पकड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अच्छा अगर आप उस दुनिया में हैं, बाहुबली है वो है, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, वाइन के ग्लास भी थोड़े ऐसे अजीब से होते हैं मेरे हिसाब से, थोड़े गोल से लंबे से, तो ऐसा उसको अजीब अजीब लगता है वो, मतलब ऐसा मुझे लगता है। You can never look masculine holding a glass of wine. वो थोड़ा उसमें डेलिकेसी है और एक अलग, एक जो क्लीशे जो है वो क्लीशे से हटके है। बिल्कुल। तो मुझे डेफिनेटली आई वाज लाइक, एक सेकंड के लिए जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार वाइन पीता है वो, अच्छा ठीक है। बट फिर जब हम उस सीन पे पहुंचे तो मतलब मिहिर से मेरी इस बारे में बात हुई थी और गुरु से भी कि वो वाइन पिएगा तो एक कुछ होना चाहिए, कि वो लगना चाहिए। वो तो खैर पूरे की पूरी कई चीजों में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो शरद और मेरे बीच में बहुत अलग हैं, तो वो सारी चीजें फिगर आउट की, एक एक करके उस पर पूरा प्रेप हुआ। तो वाइन भी उसमें एक हिस्सा था उसका। तो वाइन के बारे में थोड़ा पढ़ा कि किस तरह की वाइन होती हैं, वाइन ग्लास में कैसे डाली जाती है, क्यों डाली जाती है, वो किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वो एंगल क्या होना चाहिए। तो तुमने शरद शुक्ला के इस किरदार के लिए वाइन अप्रिसिएशन का कोर्स बाकायदा करना पड़ा? क्रैश कोर्स किया 1.5 दिन का। 1.5 दिन में जितनी रिसर्च और जितनी चीजें ढूंढ सकते थे वो ढूंढी है। और उसके बाद फिर वो जो उसको हल्के से ग्लास को घुमाते हैं, वो गिरना, फिर उसको स्मेल करना, ये सारी चीजें, मतलब मैं कर तो ये रहा था हाँ जी, ये सारी चीजें, लेकिन मैं एज बतौर अंजुम मुन्ना के साथ हूँ, वो सही रिएक्ट किया उसने जो किया।
एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअली हम सबका रिएक्शन उसी का होता है, मुन्ना का होता है। एंड इतने दोस्त हैं मेरे जिन्होंने वो उसके मीम बनाए हैं उन लोगों के लिए जो वाइन ड्रिंकर्स हैं। एंड आई जस्ट फील कि वाइन ड्रिंकर्स को थोड़ा लाइफ में चिल करना चाहिए, यू नो, अप्रिशिएट तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन इतना जो इसका बवाल है, आई थिंक मिर्जापुर का ये सीजन, आई थिंक दे हैव नेल्ड इट। इसके काफी सारे डीएम्स वगैरह आ रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। या बहुत सारे मीम्स हैं उसके, और एक मतलब जिस तरह से मुन्ना रिएक्ट भी करता है उसके बहुत सारे मीम्स मैंने भी देखे हैं। और मतलब ये तो मुन्ना मुन्ना और शरद में उस समय तक थोड़ी दोस्ती हो गई थी, तो उसने बहुत ही आराम से रिएक्ट किया है, वरना बीइंग मुन्ना वो तो कुछ और ज्यादा रिएक्ट करता। आई थिंक वो वो तो उसका काबू में लाना, जैसे कि आपने कहा, दैट्स द मैजिक ऑफ शरद शुक्ला के, कि ये बंदा जो है ही इज प्रोबेबली, खास करके बबलू के जाने के बाद, ही इज लिटरली द ओनली थिंकिंग माइंड ऑन मिर्जापुर। बाकी के भी सोचते हैं लेकिन अलग तरीके से सोचते हैं, ये सिर्फ ये सोचता है कि भाई हाउ कैन आई डिफ्यूज द सिचुएशन, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग। यू नो अंजुम, आई थिंक कि ऑफ कोर्स मिर्जापुर सीजन 3 का इंतजार रहेगा। मेरे कुछ लिसनर्स या हमारे फॉलोअर्स हैं जो बेताब है ये जानने के लिए कि ये तेलुगु में कब डब होगी, खास करके सीजन 2। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप टीम से पूछ पाओ, अगर आप अमेज़न से बात करो, तो प्लीज इसका एक तेलुगु डब जो है वो जल्दी से ड्रॉप कीजिए। तो ये मैंने वादा किया था उनसे, आपको मैं कहूंगी, सो प्लीज मेक श्योर दैट हैपेंस। And 100%। you know, and what I want to know is a little bit more about Anjum Sharma, the actor. Because Anjum, it's wonderful to see you in this show, and it's wonderful कि इतना history रहा है show का। लेकिन if I'm not mistaken, हमें actually आपके साथ पहली बार एक interfacing हुई थी Slumdog Millionaire पर, am I correct? करेक्ट, या। Because I remember, उससे पहले it'll be lovely अगर आप अपने fans को अपनी journey बता पाओ यार, जितना short में हो सके, जितना लंबा आपको लेना हो, it's up to you, please अपने बारे में बताओ। So, Rohini, I started off like after my graduation and all, I started working as an assistant director. मतलब acting शुरू करने से पहले I was an बॉम्बे से हो? assistant director. हाँ, बॉम्बे से हूँ मैं। हाँ जी, हाँ पैदाइश दिल्ली में हुई थी, जी, लेकिन मेरे डैड बैंक में काम करते थे. He retired as a chief manager in bank, so he was transferred to Bombay. जी। तो मेरा बचपन बॉम्बे में ही गुजरा है, लोकल ट्रेन स्टेशंस पे वड़ा पाव और ये सारी चीजें रही. उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मैंने बिकॉज मेरे दोस्त कुछ थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे एज एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरा हमेशा से ही सिनेमा को लेके, फिल्मों को लेके, इन चीजों को लेके, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. और बचपन में तो एक्टिंग में उतना नहीं था, लेकिन मुझे एज फार एज आई कैन रिमेम्बर आई यूज्ड टू लाइक या यूज्ड टू कनेक्ट द स्टोरी टेलिंग ऑफ ईच एंड एवरी फिल्म. मतलब मुझे पता था, और अब मैं ताज्जुब करता हूँ उस बात को याद करके कि इतनी छोटी सी उम्र में भी मुझे पता था एक फिल्म को देख के कि कौन सा रोल अच्छा है. क्या बात, क्या बात. कि ये कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दो ये दूसरा अगर दो लोग हैं तो कि ये है जो अगर शोले देखी तो कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग है बताओ. अमिताभ बच्चन. And yeah, and I'll tell you why also. Like apart from गब्बर सिंह, क्योंकि उसमें फ्लेवर बहुत है. मतलब वो मैंने एक्सप्लोर किया when I started doing acting कि क्यों वो कैरेक्टर इतना ज्यादा रेजोनेट हुआ ऑडियंस के साथ, कि वो लिखा ऐसा गया है, उसको बार बार स्क्रीन प्ले में आपके दिमाग में उसको बार बार इम्प्लांट किया गया है. वो एक ही लाइन बार बार बोलते हैं. और जावेद साहब के कई इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने ये चीजें बहुत अच्छी तरह से बात की है कि जैसे मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का एक जो किरदार था, वो बार बार एक चीज बोलता है कि मोगैम्बो खुश हुआ. तो जब वो किरदार ने वो लाइन 3-4 बार बोली है, और उसका रीजन ये उन्होंने बताया है कि जब वो 2-3-4 बार बोलता है ना, तो जब वो 5वीं बार अगर फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है इन अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन, उससे पहले ऑडियंस बोल रही है. ऑडियंस बोलेगी, बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या कहते हैं, बिल्कुल. तो ये चीजें बहुत कमाल की थी उसमें शोले में. तो गब्बर सिंह एंड जय, बिकॉज ही हैज सिंपैथी एंड ही इज एक्चुअली, जैसे कोई भी चीज हो रही है, वीरू कर रहा है या ये चीजें हो रही हैं, तो जो जय का कैरेक्टर था उसके साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है. वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी है कि अगर वो टंकी पे चढ़ गया तो ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, अरे क्या चढ़ गया.
अगर वो टांगे पे गाना गा रहा है या पीछे से मूर्ति के पीछे खड़े होकर आवाज बदल के बात कर रहा है तो ऑडियंस कह रही है अरे यार ये क्या कर रहा है, और ये सारी ही चीजें जय के कैरेक्टर से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही थी. सो क्या बात और है। दैट इज व्हाई दैट कैरेक्टर रियली बिकेम अ बिग कैरेक्टर बिकॉज ऑडियंस वाज कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर. बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सारी तो ये चीजें गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, ये चीजें मुझे बचपन में ही आई कुड सी ऑल दीज थिंग्स. जी So I was very much interested in cinema and all that. तो उसके बाद I started doing an aiding job, assistant director था मैं. फिर I also worked as an assistant cameraman. वाह। Uh, हाँ, मैंने बढ़िया। मैंने स्टैंड उठाए हैं, मैंने कैमरे के स्टैंड उठाए हैं, ट्राइपॉड उठाया है, सामान वामान उस तरीके से सारी चीजें की हैं. असिस्ट किया बताओ। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने किया था काम आनंद राय के साथ थोड़े टाइम के लिए व्हेन आई वाज इन एडी. और कैमरा किसका उठाया था? कैमरा मैं कमलाकर राव जी एक हैं हाँ हाँ जो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो मैंने उनके साथ आई वाज मतलब मैं एक तरीके से इंटर्न ही था उनके साथ 6 महीने के लिए. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, फैंटास्टिक। एंड दैट टाइम रोहिणी आई यूज्ड टू वर्क ऑन ऑल दीज जॉब्स जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्कशॉप ओनली. हाँ बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वो लवली। सारी चीजें. एंड व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम दैट तुम्हें एक एक्टिंग का ब्रेक मिला? So while I was doing all this, I started, I knew that I want to act, क्योंकि तब तक मेरा पृथ्वी जाना हो गया था, पृथ्वी थिएटर. हाँ जी हाँ, हाँ जी। मैं बहुत जाता था वहां पे प्लेस देखने, एंड आई हैड सो स्टेज व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग प्लेस आई डिसाइडेड कि यार मुझे ये करना है. कैसे करूंगा कब करूंगा पता नहीं, 1-2 साल लगे जब मैं ये सब कर रहा था, लेकिन आप मुझे सरला में भी थे ना? हम्म, हाँ जी हाँ जी हाँ, दैट वाज वेयर आई सॉ यू ऑन स्टेज, मुझे याद सरसर सरला वाज द आई वाज टेलिंग व्हेन आई वाज डूइंग सरसर सरला. मैंने मकरंद को कहा भी था, मैंने कहा सर सरसर सरला was the first play which I have seen in my life when Anurag, Sonali Kulkarni and Makarand Deshpande used to perform. है। जी हाँ वो जी पहला प्ले था जो मैंने देखा था पृथ्वी पे, एंड फाइनली आई थिंक 8-10 years later when he revived it again, so I was part of that play. तो मैंने कहा ये एक जर्नी है जो कंप्लीट हो गई है शायद एक तरह बेहद से. खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। एंड या आप ब्रेक के बारे में बता रहे थे। तो थिएटर मैंने शुरू किया करना, एंड उसी समय जब मैंने शुरू ही किया था, बिकॉज आई थॉट कि यार अगर ये करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो थिएटर तो करना ही है. सो आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, और तभी उसी दौरान एक थोड़े बहुत ऑडिशंस दे रहे थे, तो एक फिल्म का ऑडिशन हो रहा था अंधेरी में, आराम नगर में कहीं एक बहुत ही लो की जगह पे, और पता चला कोई फॉरेन फिल्म है. तो हम चले गए, हमने वहां पे टेस्ट किया, हम मिले, और बहुत ही कम लोग हैं और बहुत ही लो की अफेयर था पूरा, ऐसा कुछ भौकाल नहीं था उसका. जी हाँ लवलीन टंडन हैं जो को डायरेक्टर भी थी स्लम डॉग की और कास्टिंग भी करती थी, उनके साथ मुलाकात हुई और टेस्ट किया और भूल गए, फिर तभी कुछ पता नहीं था. फिर जी कुछ महीनों बाद उनका फोन आया कि एक छोटा सा रोल है, आई वांट यू टू डू इट बिकॉज यू नो इट विल बी रियली गुड फॉर यू एज एन एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं, एंड आई जस्ट न्यू कि डैनी बॉयल हैं एक बड़े कमाल के डायरेक्टर, उन्होंने ये काम किया है. जी हाँ लेकिन उससे ज्यादा जरूरी और इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए ये थी कि मुझे ना एक कैमरा खरीदना था, मुझे एक डीएसएलआर खरीदना था, और खरीद मैंने कहा हाँ यार हाँ, ये भी कर लेंगे और पैसे जो आ जाएंगे ना उससे कैमरा खरीद लेंगे. खरीद लेंगे बिल्कुल। तो ये चीज हुई, तो स्लम डॉग एक्चुअली व्हेन बट देन फिर स्लम डॉग की, और जब वो रिलीज हो गई तो फिर वो तो मतलब तो अलग ही हो गया चीज. मतलब आई रिमेम्बर समबडी टोल्ड मी कि सी नाउ व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, योर फर्स्ट फिल्म एवर विल ऑलवेज बी एन ऑस्कर विनिंग फिल्म. बिल्कुल बिल्कुल, वाओ। एंड माशाल्लाह, एंड आई होप इंशाल्लाह ये आपके साथ होता रहे। आई थिंक दैट इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी जो वहां पर शुरू हुई ऑन स्क्रीन, लेकिन मिर्जापुर में ऑफ कोर्स आपको एक मौका मिला टू ट्रूली यू नो ऑडियंस का प्यार, खास करके जब एक किरदार को मिलता है तो एक अलग ही नशा होता है, मैं मानती हूँ, बिकॉज वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप स्पॉयलर्स नहीं दे सकते, लेकिन क्या होगा सीजन 3 में? आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। क्या चाहते हैं आप शरद के लिए, ये तो आप मुझे बता सकते हैं। शरद के लिए डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि वो और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, जो कि वो मतलब एक्सप्लोर करेंगे ही. ये प्लान हल्का सा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत अंदाजा है, क्या है कि एक बहुत सीजन 1 सीजन 2
से एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत अच्छा एक थॉट चला आ रहा है कि अखंडानंद त्रिपाठी, कालीन भैया का जो बेटा था वो उनसे बहुत अलग है। एक तरफ वो थे और एक तरफ थे रतिशंकर, बिल्कुल, और रतिशंकर का बेटा एकदम उन दोनों से अलग है। दोनों से अलग है और रतिशंकर से भी अलग है। जी हाँ, हाँ, लेकिन अखंडानंद त्रिपाठी और शरद शुक्ला कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। दैट इज सच अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मतलब शरद इज दैट सन व्हिच अखंडानंद डिडंट हैव. Brilliant, brilliant, So brilliant. now in season 3, for the first time, we could, we could hope that these two people will come together. So it will be a major power shift. Yeah, yeah, and I do Like, hope कि उन्हें गद्दी के साथ साथ अपना ये करने का मौका मिले, just to have a lot more to do in season 3, because ये standing behind the lines काफी हो गया है. correct. Just a random observation जाने से पहले, इतने अच्छे बाल है तुम्हारे इस सीजन के लिए पूरा मुंडन करके घूमे हैं बेचारे अंजुम. अब दैट्स माय विश फॉर यू कि अगले सीजन में आपके बाल अच्छे लगे स्क्रीन पर. दैट्स माय विश फॉर यू. You know what, Rohini? I mean, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार बाल कटवा दिए सारी चीजें, लेकिन अब देख रहा हूं, मतलब people have sent me pictures. लुक करा दिए लोगों ने, अपने बाल कटवा दिए तुम्हारी बाल तरह. कटवा दिए, और बाल कटवा दिए, वो तो कमाल था। उससे भी ज्यादा एक चीज मुझे इतनी प्यारी लगी कि एक किसी ने अपनी फोटो भेजी जो कि थोड़ी पुरानी थी, और उन्होंने नीचे लिखा है कि भैया हमने ना ये पहले बाल कटवाए थे और हमें पसंद नहीं आए, और हम बड़े दुखी थे, लेकिन अब आपको देख के लग रहा है कि ये लुक तो अच्छा ही है। क्या बात है. यार, तो अभी मैं बात कर रहा था 2-3 दिन पहले किसी इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि भाई तो सीजन 3 कब आएगा, सीजन 3 क्या होगा। मैंने देखिए सुनिए, जिस दिन अब मेरे बाल थोड़े छोटे होंगे समझ लो शूटिंग शुरू हो गई है. हो चुकी है। कहते हैं कि जब इंडिया में आप ट्रूली एक मास स्टार बनते हो तो नाई की दुकान पर आपकी फोटो लगती है, रिक्शे के पीछे आपकी फोटो लगती है, टैक्सी के पीछे आपका नाम लिखा जाता है, और एक बहुत ही क्यूट से तरीके में चाहती हूँ कि ये सारी चीजें आपके लिए हो, स्टार्टिंग विद नाई की दुकान पे आपकी फोटोग्राफ. बट अंजुम, थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई जस्ट वांट टू सी यू डू वेल buddy. सो थैंक यू सो मच मुझसे बात करने. थैंक यू रोहिणी, थैंक यू वेरी मच. मैं जस्ट कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई रियली हैड गुड टाइम चैटिंग विद यू. वी हैव हैड अ ब्रीफ चैट अर्लियर आल्सो, बट Yeah, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस yeah. लवली चैट. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट. थैंक यू रोहिणी.